Hello, good morning everyone. My dear students, I am here with the parts of speech lesson for you. Parts of speech उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने हमारे शरीर के पार्ट्स होते हैं. ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स क्या है? हेड है, नेक है, शोल्डर है, आर्म्स है, लेग्स हैं. उसी तरह से लैंग्वेज में यहाँ पे हम बोलेंगे सेंटेंस के भी पार्ट्स होते हैं, क्योंकि सेंटेंस से लैंग्वेज बनती है. वो पार्ट्स क्या होते हैं? बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और शायद आपको पता भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो हम बताएंगे उसको कंप्लीट नॉलेज आपको देंगे. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जितने सारे पार्ट्स हैं ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे जाते हैं. वन बाय वन आपको इन सब के बारे में समझना होगा. तो देखिए क्या लिखा है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स यूज फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. शब्दों के द्वारा ही हम पहचानेंगे. हमारे पास कुछ है ही नहीं और वर्ड्स हैं केवल, और उन वर्ड्स से ही पता लगना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. वेदर इट्स नाउन और इट्स ए प्रोनाउन और इट्स ए वर्ब और इट्स ए कंजंक्शन, इट्स एन एडजेक्टिव और इट्स एन एडवर्ब. तो शब्द कैसे हैं, क्या काम वहाँ पे कर रहे हैं, उनका फंक्शन भी देखा जाएगा. उसी तरह से उनका नाम बदलेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेगा. मैं पढ़ा रहा हूँ तो टीचर, घर में एक सिंपल ह्यूमन बीइंग, मैं फादर भी अपने आप को बोल सकता हूँ, मैं टीचर भी अपने आप को बोल सकता हूँ, मैं वर्कर भी अपने आप को बोल सकता हूँ, मैं सिंगर भी अपने आप को बोल सकता हूँ. तरह तरह के नाम अपने आप को दे सकता हूँ. कहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो मैंने जो डेफिनेशन है आपकी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स यूज फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए हर तरह के शब्द यूज होते हैं. और पर्पस क्या है, डिफरेंट पर्पस क्या है, ये भी आपने देखना है. थोड़ी देर के लिए बहुत सुंदर सेंटेंस है. एक सेंटेंस हम बनाते हैं, व्हाट आर द रोजेस. क्या लिखा मैंने, व्हाट आर द रोजेस. पहले तो आपको इसका मीनिंग समझना होगा, इसका मतलब क्या है. तो वाटर क्या है, पानी दो. रोजेस को पानी दो, तो पानी देना ये क्या हो गया, बोलो, वर्ब हो गया. तो यहाँ पे ये क्या बना, वर्ब हो गया, क्योंकि एक्शन क्या है यहाँ पे, पानी देने का हो रहा है, कुछ करने का हो रहा है, इसलिए वाटर यहाँ पे वर्ब हो गया. अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे, टेक सम वाटर, कुछ पानी ले लो. टेक सम वाटर, यहाँ पे ये क्या है, नाउन हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज का नाम है. मुझे पानी दो, पानी क्या है, नेम ऑफ समथिंग. अ नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन. ए वाटर बर्ड, देखो बड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पे भी वाटर ही यूज हुआ है, लेकिन ए बर्ड के लिए हमने ए वाटर बर्ड, मैंने जो पानी में जो चिड़िया रहती है, बर्ड रहती है, दैट इज कॉल्ड वाटर बर्ड. तो वाटर यहाँ पे किस चीज के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है. तो आपने बेसिकली एक चीज यहाँ पे नोट की होगी कि एक ही शब्द यहाँ पे वर्ब बन गया, एक ही शब्द, वही हमने वाटर यहाँ लिखा तो यहाँ पे नाउन है, वही शब्द यहाँ पे लिख दिया तो ये एडजेक्टिव बन गया. क्यों, क्योंकि इनके पर्पस अलग अलग हैं. मैंने क्या लिखा, डिफरेंट पर्पसेस इन ए सेंटेंस. एक सेंटेंसेस में डिफरेंट पर्पसेस के लिए जब हम ये चीज लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब देखो आप इसको मिटाते हैं. अब नाउन को समझिए आप, और आगे क्या है नाउन. नाउन क्या है, ये केवल नेम्स है, नेम्स ऑफ समथिंग. नाम को ही नाउन कहते हैं, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. एनीथिंग दैट इज नेम इन दिस यूनिवर्स, in your imagination, in your feelings, that is called noun. Noun means नाम. नाम किसी पर्सन का भी हो सकता है, नाम प्लेस का भी हो सकता है, नाम थिंग का भी हो सकता है, नाम एनिमल का भी हो सकता है, नाम कलेक्शन का भी हो सकता है, नाम फीलिंग्स का भी हो सकता है. अब समझ लीजिए आप क्या है ये. नाम पर्सन का भी हो सकता है, जैसे यहां पे मैं कहूं जैक, ये पर्सन है इसलिए दिस इज नाउन. प्लेस का हो सकता है, मैं यहां पे लिखता हूं दिल्ली, जगह का नाम है. थिंग, डॉल, डॉल क्या है, थिंग, चेयर, थिंग.
एनिमल, मैं कहता हूं काउ, जानवर है। कलेक्शन, कलेक्शन क्या है? किसी चीज का मल्टीट्यूड में जब हम कहते हैं, हम कहते हैं हर्ड, झुंड या फ्लॉक। और फीलिंग्स, जैसे मैं कहूं, फीलिंग्स में क्या आ सकता है? एंगर, लव, हेट, टेरर, ये सारी चीजें क्या हमारी फीलिंग्स हैं। तो आपने इसको वाइडली समझना है कि नाउन किसी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है, एनिमल का नाम हो सकता है, कलेक्शन का नाम हो सकता है, फीलिंग का नाम हो सकता है। हमारे दिमाग से जितनी भी चीजें हम इमेजिन कर सकते हैं, उन सब के नाम को ही नाउन कहा जाता है। वेरी सिंपल। चलो फिर अब आगे बढ़े। एग्जाम्पल से और बढ़िया समझ में आ जाएगा। द हाउलिंग of the wolf, howling of the wolf, क्या है इसे? The howling of the wolf filled the flock with terror, filled the flock with terror. माइंड दिस सेंटेंस, आप इस सेंटेंस को माइंड कीजिए, समझिए। द हाउलिंग ऑफ द वुल्फ, ये क्या है? यहां पे हाउलिंग क्या होता है? जो वुल्फ की आवाज होती है, क्या है? हाउलिंग एक एक्शन हो गया वुल्फ की आवाज का, वुल्फ की आवाज का एक्शन हो गया, तो एक्शन हो गया ऑफ नाउन। तो यहाँ पे हाउलिंग में क्या आ जाएगा? ये एक्शन ऑफ नाउन है, इसलिए हाउलिंग क्या है? नाउन हो गया। यहाँ पे एक्शन ऑफ नाउन है, ये एक्शन ऑफ नाउन, राइट। फिर द वुल्फ क्या है? यहाँ पे वुल्फ क्या है? एनिमल है, नेम ऑफ एनिमल, तो ये भी नाउन है। फ्लॉक क्या है? ये भी नाउन, नेम ऑफ मल्टीट्यूड, बहुत सारे। मल्टीट्यूड का मतलब जब बहुत सारी कोई चीज हो जाती है, बहुत सारे जानवरों के झुंड को, झुंड में तो बहुत सारे होंगे, इसलिए इसको हमने कहा फ्लॉक। तो ये क्या है? नेम ऑफ मल्टीट्यूड। विथ टेरर क्या है? नेम ऑफ फीलिंग। देखो टेरर, डर की अनुभूति आपको हो रही है, तो टेरर क्या है? नेम ऑफ फीलिंग। तो सारे ये नाउन है, तो हमने देखो कितने नाउन निकाल दिए एक सेंटेंस में, राइट। तो एक्शन है एक प्रकार का, एक्शन ऑफ नाउन। मतलब क्या है ये? एक्शन ऑफ नाउन क्या है? जो एक्शन ऑफ नाउन करेगा या जो नाउन का काम करेगा वो नाउन होगा। नाउन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। वहां तो हमने बताया था नाउन का एक्शन, नाम का एक्शन। यहां पे हम बता रहे हैं वर्ड जो भी है एक प्रकार का वर्ड ही होता है, लेकिन इसको बोलते हैं एक्शन वर्ड। इस मेन पार्ट होता है ये, इसके बगैर कोई भी सेंटेंस हम इमेजिन नहीं कर सकते। वी कैनॉट इमेजिन एनी सेंटेंस विदाउट वर्ब। तो वर्ब एक मेन पार्ट हो गया। इसको समझने के लिए थोड़ा हम अब और डिटेल में जाना चाहेंगे। वर्ब दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स, थोड़ा इनके मीनिंग भी समझ लीजिए। फाइनाइट का मतलब होता है, अगर देखें, लिमिटेड, और ये होता है नॉट लिमिटेड। नॉट लिमिटेड, इसका मतलब ये है कि फाइनाइट वर्ब लिमिटेड होते हैं, इनका यूज लिमिटेड ही है, ज्यादा नहीं है इनका यूज। और नॉन फाइनाइट, इनकी कोई लिमिट ही नहीं है, पता नहीं कहां कैसे यूज कर ले, इनको कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन जो भी होगा वो हमें अब समझना है। तो फाइनाइट वर्ब को और कैसे समझेंगे? सबसे पहली पहचान है इसकी, दे चेंज फॉर्म। चेंज फॉर्म,
एंड शो टेंस। ये फॉर्म चेंज कर देते हैं और टेंस भी शो करते हैं। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा नॉन फाइनाइट्स, क्या है? डोंट चेंज फॉर्म, डोंट चेंज फॉर्म एंड डोंट शो टेंस, डोंट शो टेंस। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हमें लगता है कि 50% आपकी समझ में आ गया, राइट? अब देखिए सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, वो है चेंज फॉर्म। मैं यहां पे लिखता हूं ही सीज ए पेन, और यहां पर मैंने लिखा दे सी ए पेन। फिर मैंने लिखा वी सॉ ए पेन। यहां पे आपने क्या देखा? टेंस बदल दिया, सॉ, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे सी लिखा, यहां पे एस और आ गया, सीज आ गई। तो या आई हैव सीन ए पेन, तो यहां पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसका मतलब फाइनाइट वर्ब की हमेशा क्या होता है? टेंस बदलता है। एक पहचान है टेंस बदलना और दूसरी पहचान है फॉर्म बदलना। फिर दूसरी पहचान है फाइनाइट माने लिमिटेड। दूसरा है इनका लिमिट क्या है, कहां तक है? ये 3 पर्सन तक ही सीमित होते हैं। 3 पर्सन्स और 3 नंबर्स जो होते हैं, 2 नंबर्स, बस इनका यूज इनके बीच में होता है। 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके लिए इसका यूज होगा। और 2 नंबर्स, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर आ रहे सामने, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन, इसमें सिंगुलर नंबर, इसमें प्लूरल नंबर, इसका यूज होता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड फाइनाइट वर्ब। इनका लिमिटेड यूज होता है और टेंस बदल जाता है, पर्सन्स भी बदल जाता है, और क्या बदलता है इसमें? टेंस के बाद फॉर्म भी बदल जाती है। माने जितनी तीनों फॉर्म वर्ब की होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों फॉर्म पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, वो सब इसमें आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम नॉन फाइनाइट को। नॉन फाइनाइट में सबसे पहली बात मैंने कही, डोंट चेंज फॉर्म एंड डोंट शो टेंस। ना तो ये टेंस बदलता है, ना ये फॉर्म चेंज करता है। नॉन फाइनाइट को कहते हैं। तो इसको हम बताते हैं आपको, ये भी 3 तरह के होते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा हम इसको मिटाना पड़ेगा। नॉन फाइनाइट्स 3 तरह के होते हैं। नॉन फाइनाइट्स 3 तरह के क्या होते हैं? सबसे पहले जेरेंट, दूसरा होता है इन्फिनिटिव, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, राइट? जेरेंट का मतलब क्या होता है? वर्बल नाउन। जेरेंट मीन्स वर्बल नाउन, माने नाउन किससे बना? वर्ब से। जब नाउन बन गया तो वो क्या होता है? जेरेंट हो जाता है। पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा हाउलिंग ऑफ वुल्व्स, हाउल, ये तो एक्शन हो गया, उस हिसाब से वर्ब है, लेकिन इस पे इंग लग गया तो दिस बिकम्स ए नाउन, राइट? जैसे अब हम बताते हैं आपको वर्बल नाउन के एग्जाम्पल क्या है। इंग लग जाएगा इसमें, याद रखना इसको। इसमें वर्ब पे इंग लगा दो तो आपका जेरेंट बन गया, वर्बल नाउन बन गया। याद रखना इस बात को। देन व्हाट हैपेंस? जैसे मैं कहूं इसमें एग्जाम्पल में, सर्फिंग इज एन आर्ट, सर्फिंग इज एन आर्ट,
ये सर्फ, और ये सर्फिंग बन गया तो एज ए नाउन इसका यूज हो गया, तो ये नॉन फाइनाइट भी कहा जाएगा और जेरेंड भी कहा जाएगा, राइट। मैं दूसरा कहता हूं पार्टिसिपल, इसमें आ गया जेरेंड। दूसरा हम एक एग्जांपल देते हैं, he was tired of us, he was tired of us। अभी लिख रहा हूं मैं, ये टायर्ड पास्ट फॉर्म में है तो ये पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, राइट। क्या बनेगा? पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में इंग आ जाएगा, यहीं से देख लो इसको भी। पार्टिसिपल की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट पास्ट की बात मैंने की, परफेक्ट की थी, तो प्रेजेंट कैसे बनता है? इंग लगाने से। पास्ट पार्टिसिपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे मैंने कहा ही वाज टायर्ड ऑफ अस, ठीक है ना। एंड ही लाइक्ड sitting under the tree। sitting इंग आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अब चलते हैं हम इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है आप देखो, इन्फिनिटिव देखो, इन्फिनिटिव को सिंपल समझना है, 2 प्लस वर्ब। 2 जहां आ जाए वो इन्फिनिटिव है, बस इतना समझना जरूरी है। जैसे मैं कहूं टू स्विम इज गुड टू हेल्थ या गुड फॉर हेल्थ। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। 2 आ गया स्विम के साथ में, इसलिए क्या है, क्या बना? ये इन्फिनिटिव बन गया। और इसका मैं बनाऊं पार्टिसिपल बना दो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंग लगा के, जेरेंड लगा के, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। एक कहता हूं मैं पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल, शी थ्रू ए कॉइन। शी थ्रू ए कॉइन, देखो थ्रू पास्ट टेंस है इसलिए पास्ट पार्टिसिपल बन गया। ओके, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लगा देते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। जैसे हैविंग सीन, हैविंग सीन लिखा मैंने तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल का केस बन गया हैविंग के साथ। ओके, जैसे मैं कहूं he planned to travel across the world। he planned to travel across the world। तो यहां पे टू ट्रेवल, टू आ गया तो ये क्या बन गया? इन्फिनिटिव बन गया। टू लगने से इन्फिनिटिव, इंग लगने से जेरेंड, और पार्टिसिपल वही इंग लगाने से पार्टिसिपल बन गया। और आपने देखा प्रेजेंट पास्ट फॉर्म ही इसकी होती है, इंग लगाने से कोई भी वर्ब नाउन बन जाता है। नाउ इट्स क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको वर्ब का। और वर्ब के बाद हम चलते हैं नाउन के बाद प्रोनाउन। वर्ब तो समझा दिया, अब चलते प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रो मीन्स फॉर, प्रो मीन्स फॉर या इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ। देखो इसी से समझ में आ जाएगा प्रोनाउन क्या होता है। जो एनी वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ प्रोनाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह जिसका यूज होता है। देखो नाउन प्रो माने नाउन के लिए, नाउन के लिए जिस शब्द का हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। वेरी इजी। चले आगे, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। आई टोल्ड जेम्स दैट, आई टोल्ड जेम्स दैट, I told James that the snake which you saw, snake which you
saw, I told James that the snake you saw, क्या आएगा? In the garden. In the garden would do him no harm. Now you consider this sentence. इस सेंटेंस को कंसीडर करने के बाद प्रोनाउन पूरा समझ में आ जाएगा. पहले मैंने लिखा आई कौन है? स्पीकर, मैं. मेरा भी तो कोई नाम होगा, तो मैंने अपने नाम की जगह क्या यूज किया? आई. हेंस दिस इज प्रोनाउन. तो जेम्स क्या है? नाउन है. मैंने पर्सन स्पोकन टू जेम्स है ना, तो ये नाउन हो गया. दैट द स्नेक विच यू सॉ, तो विच यहां पे किसके लिए आया है? स्नेक के लिए आया है. यू किसके लिए आया है? आई टोल्ड जेम्स, जेम्स के लिए यू आया है, इसलिए भी प्रोनाउन हो गया. सो इन द गार्डन वुड डू हिम किसके लिए आया है? जेम्स के लिए आया है. नो हार्म. तो आपने देखा जेम्स के लिए हमने यू शब्द का यूज किया, अपने लिए आई शब्द का यूज किया, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. अब देखो इसको और आगे समझते हैं. प्रोनाउन होते क्या है, थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं. देखो मैंने बताया नाउन की जगह, अब नाउन क्या होता है? पर्सन, प्लेस, थिंग, नेम, किसी भी चीज का हो तो उसके लिए हम नाउन कहेंगे. लेकिन उस नाउन की जगह उस नाम के लिए बार बार हम वही कहते जाएंगे तो फिर क्या होगा? उसका सेंटेंस ऑकवर्ड हो जाएगा, एब्सर्ड लगेगा. मैं कहता हूं राम इज ए गुड बॉय, राम ईट्स एक्स इन, वी कैन से एक्सेस, राम सिंग्स ए सॉन्ग, राम राइट्स वेरी वेल. इस तरह से अगर हम बार बार राम 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 करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तो जो इंप्रेशन है वो खराब हो जाएगा इस रिपीटिशन से. क्या कोई और शब्द आ सकता है? यस, ही लिख सकते हैं. राम इज ए गुड बॉय कह दिया, अंडरस्टैंड कर लिया. ही सिंग्स वेल, ही राइट्स वेरी वेल, इस तरह से आप कर सकते हैं. फिर तो नाउन, नाम के लिए हम किसी भी चीज का, पर्सन के नाम के लिए क्या लिखेंगे? पर्सन के नाम के लिए हम ही यूज कर सकते हैं, शी यूज कर सकते हैं. एनिमल के नाम के लिए हम इट यूज कर सकते हैं अगर उसको डिस्क्राइब करेंगे. अब कौन सा एनिमल इट आएगा? थिंग्स के नाम के लिए भी इट का इस्तेमाल कर सकते हैं. देखो जिस एनिमल का सेक्स डिटरमिन नहीं है, हम गाय की बात करते हैं, घोड़े की बात करते हैं, गाय मेल है या फीमेल, हमने गाय कह दिया, हम उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो वहां पे हम ही शी कुछ लिखेंगे, इट लिखेंगे. राइट, इट लिखे, थिंग्स का लिख दिया तो ही शी इट, दे भी आ सकता है. दे क्या हो गया? प्लूरल आ गया. यू का भी, यू भी आ सकता है, पर्सन में यू भी आ सकता है. और इन सब का प्लूरल क्या हो गया? दे. शी का भी थे, यू का भी दे, इट का भी दे, इन सब का प्लूरल दे. प्लूरल में कोई जेंडर नहीं, कुछ नहीं, बस सबके लिए दे. आई थिंक यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल. राइट, तो इस तरह से आप समझेंगे प्रोनाउन, नाउन और वर्ब. इस स्लॉट में आपने यही करना है. बाकी इसके बाद वाला स्लॉट मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा.